हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी इस सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। आई होप आप लोग नोट्स लेके बैठे होंगे। नोट्स लेके यहाँ पे जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है दोस्तों उसको अच्छे समझिए, अपने नोट्स में उसको नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम से आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। अच्छी रिवीजन के लिए जो नोट्स बनाया जाए दोस्तों एक अच्छी रिवीजन के लिए होता है। बार बार वीडियोस देख नहीं सकते हो, कितना वीडियो देखो, कौन सा क्वेश्चन किस वीडियो में आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि नोट्स लेके बैठो और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोट्स में नोट कर लो ताकि एग्जाम के टाइम आप रिवीजन कर सको। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 तो sin अल्फा माइनस बीटा को लिखा जा सकता है cos बीटा के रूप में, cos 2 बीटा के रूप में, sin अल्फा के रूप में या sin 2 अल्फा के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, त्रिकोणमिति से आपका प्रश्न लिया गया है। इस टाइप का हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों हर बार के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों आप अच्छे से करोगे दोस्तों। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार फिर से सवाल को, देखते हैं क्या कह रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। cos अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 0 दिया है। आपसे पूछा है कि sin अल्फा बीटा को किस रूप में लिखा जा सकता है? क्या उसे अल्फा बीटा cos बीटा के रूप में लिखा जा सकता है, या cos 2 बीटा के रूप में लिखा जा सकता है, या sin अल्फा के रूप में लिखा जाता है, या sin 2 अल्फा के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं, आइए हल करते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, दिया क्या है? cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। दोस्तों अगर हम बात कर लें कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 0 दिया है और ये 0 इससे रिलेट कर रहा है, 0 अब की बार किसमें, किसकी वैल्यू? cos 0 दिया है। cos अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 0। तो आप मुझे बता दो कि cos में कितने कोण का मान, यानी किस कोण के लिए cos आपका क्या होता है? 0 होता है। आपको क्लास 10th में वैल्यूज बताइए होंगे, आप cos 30 पढ़े याद किए होंगे, cos 45 याद किए होंगे दोस्तों, cos 0 याद किए होंगे, cos 60, cos 90 याद किए होंगे। यहां तक कि cos के लिए नहीं, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, sin cos tan cot sec और cos sec, उन सब के लिए आप वैल्यूज याद किए होंगे। दोस्तों तो यहां पे cos बराबर दिया है, तो ये 0 जो है वो cos के किस कोण का मान है? 0 जो है वो cos के किस कोण का मान है दोस्तों? तो आप कहोगे कि सर cos 90 का मान है। किसने मान है? कितने कोण का मान है? जी बिल्कुल, cos 90 का मान आपको क्या होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आइए देख लेते हैं, अगर हम कोणों की तुलना करेंगे दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, कोणों की तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा, कोणों की तुलना करने पर cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 90 मिला है। दिया क्या था? cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया था। 0 cos के किस कोण का मान है? जी बिल्कुल cos 90 की वैल्यू है। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 90। कोणों की तुलना करेंगे, एंगल का कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, तो आप कहोगे सर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। जी बिल्कुल दोस्तों, सॉरी क्या मिलेगा आपको? मिलेगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90।
क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा दोस्तों। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया। और जब हम कोणों की तुलना करेंगे दोस्तों तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। अगर हम यहां से किसी अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड कर लें दोस्तों, अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ले तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस में है बीटा दोस्तों, उधर जाएगा माइनस में। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। आप कहोगे सर क्या अल्फा को भेज सकते हैं, बीटा का मान निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बीटा सब निकालोगे तो 90 माइनस अल्फा मिलेगा। हमने अल्फा निकाला इसलिए हमको 90 माइनस बीटा मिला है। चल लेते हैं आगे दोस्तों। किसकी वैल्यू हमको निकालनी थी? साइन अल्फा माइनस बीटा की, साइन अल्फा माइनस बीटा की दोस्तों, साइन अल्फा माइनस बीटा की। आगे बढ़ते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू दोस्तों 90 डिग्री माइनस बीटा, और एक बीटा ऑलरेडी है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यहां पे क्या हो गया? अल्फा की जगह पे 90 माइनस बीटा और एक बीटा ऑलरेडी था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस बीटा माइनस का, बीटा माइनस का, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, -2 बीटा हो जाएगा दोस्तों। साइन 90 माइनस 2 बीटा, साइन 90 माइनस 2 बीटा दोस्तों। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, याद करो, रिवाइज करो दोस्तों, रिमाइंड करो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है दोस्तों। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पे 2 बीटा दिया गया है, क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 बीटा लिख सकते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 बीटा लिख सकते हैं, कॉस 2 बीटा लिख सकते हैं दोस्तों। कौन सा लिख सकते हैं? कॉस 2 बीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ये आपको समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे। 90 के रिस्पेक्ट में ध्यान दीजिएगा, ये आपके क्या है? ये 4 क्वाड्रेंट हैं। ये क्या है? 4 क्वाड्रेंट हैं, चतुर्थांश हैं। ये 4 क्या है? चतुर्थांश है दोस्तों। ये 90 डिग्री, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी क्या है? 90 है। कंसेक्यूटिव 90 की बात करेंगे तो यहां से अगर देखेंगे 0 एंगल से तो ये कितना हो गया? 180 हो गया, फिर 270 हो गया, फिर 360 हो गया। यानी एक पॉइंट पर कितना एंगल बनता है दोस्तों? 360 डिग्री बनता है। 360 अंश का कोण बनता है एक पॉइंट पर। हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? 90 के रिस्पेक्ट में। किसकी बात कर रहे हैं? 90 के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा इसके बारे में मैं और आपको बता दूं दोस्तों, ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपके 4 चतुर्थांश होते हैं दोस्तों। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इट मींस साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक सबके सब पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं? प्लस होते हैं। सबके सब पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं मेरे दोस्तों? प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में आपका क्या प्लस होता है? साइन और कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो 4 क्वाड्रेटिक रेशियो, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं दोस्तों, 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे शेष क्या हो गया? कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया और सेक हो गया। वो चारों इसमें क्या होते हैं? जी बिल्कुल निगेटिव होते हैं, निगेटिव साइन के होते हैं। साइन कॉसेक इसमें प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी और चारों जो रिमेन बच गए हैं वो क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों टैन और कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। साइन, कॉस, सेक और कॉसेक निगेटिव, टैन, कॉट पॉजिटिव। लास्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों, लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। वो रिमेन जो बच रहे हैं साइन, टैन, कॉट और कॉसेक, वो सब क्या होंगे? इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टैन कॉट और चौथे में कॉस और सेक, ये सब पॉजिटिव होते हैं और ऑल निगेटिव। बाकी जो रिमेन बचते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं दोस्तों। और डीपली समझिए, साइन 90 की रिस्पेक्ट में चाहे वो पॉजिटिव साइन 90 प्लस थीटा बोले या साइन 90 माइनस थीटा बोले, 90 के रिस्पेक्ट में साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है। इस पर मैंने ऑलरेडी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से अच्छे समझ लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा वीडियो को। यहां पे मैं जो रिवाइज कर रहा हूं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आपको आ रहा तो ठीक है, नहीं उसको जाके देख लीजिएगा दोस्तों। साइन 90 के रिस्पेक्ट में किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस 90 के रिस्पेक्ट में चेंज किस में होता है, साइन में। साइन कॉस में, कॉस साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। जी बिल्कुल, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में चेंज होगा केवल 90 के रिस्पेक्ट में दोस्तों, चाहे 90 प्लस थीटा कहा जाए और चाहे 90 माइनस थीटा कहा जाए। 180 के रिस्पेक्ट में कोई नहीं चेंज होता, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी में नहीं चेंज होता। साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन रहेगा। प्लस माइनस डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस करेगा तो दूसरे में रह जाएगा, प्लस करेगा तो तीसरे में जाएगा, वो अलग मैटर करता है। बट 180 के रिस्पेक्ट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चलता। फिर 270 के रिस्पेक्ट में, 270 के रिस्पेक्ट में दोस्तों फिर चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में दोस्तों। ये सारी वैल्यूज आई होप आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे हमको क्या मिला था, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन जो है वो 90 की रिस्पेक्ट में मेरे दोस्तों किससे रिलेट करता है, कॉस के साथ रिलेट करता है। किसके साथ रिलेट करता है, कॉस के साथ रिलेट करता है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया। पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, पहले में क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 के रिस्पेक्ट में कॉस से रिलेट कर रहा है, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को कैसे लिख सकते हैं, हमने देखा कि साइन अल्फा माइनस बीटा को हम कॉस 2 बीटा के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक 96 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार के एक ही ओर स्थित दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा हैं। यदि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/4 और tan बीटा इज इक्वल टू 1/7 है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 96 मीटर है, कोई 96 मीटर एक मीनार है, उसके एक ही तरफ स्थित दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है दोस्तों, अल्फा और बीटा है। यदि tan अल्फा बराबर 1/4 हो, tan अल्फा बराबर 1/4 हो, tan बीटा बराबर 1/7 हो, तो दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है, ज्ञात कीजिए। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। ऊंचाई और दूरी से आपका क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आपको ये प्रश्न लिया गया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी से करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है, फिगर मैंने बना लिया है दोस्तों कि ए बी एक 96 मीटर ऊंची मीनार ले ली हमने, ए बी एक 96 मीटर ऊंची मीनार ले ली दोस्तों। दो कार, पहला कार सी बिंदु पर है, दूसरा कार डी बिंदु पर है। इन दोनों के अवनमन कोण क्रमशः कितना है, अल्फा और बीटा है। आपको इन दोनों कारों के बीच की दूरी यानी कि सीडी, आपको ये सीडी दूरी पता करनी है दोस्तों कि सीडी दूरी है कितनी। आइए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं कुछ
आपको पॉइंट्स बता दूं जिसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा अच्छे से। जैसे अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है। जब तक ये चीज आप नहीं जान पाओगे, अवनमन कोण उन्नयन कोण नहीं समझ पाओगे दोस्तों। आइए सबसे पहले मैं आपको वो चीजें समझाता हूं जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके समांतर हम कोई एक रेखा खींच दें। इस पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर जाने वाली रेखा दोस्तों क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है। क्या होती है दोस्तों, क्षैतिज रेखा होती है। दिमाग में बिठा लीजिएगा, पृथ्वी तल के समांतर जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा होती है। क्या होती है दोस्तों, क्षैतिज रेखा होती है। अब कोई वस्तु अगर क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और ऊपर स्थित वस्तु को देखने के लिए, ऊपर स्थित वस्तु को देखने के लिए वह अपनी आंख को क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर करता है। यानी जब कोई प्रेक्षक या व्यक्ति किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखता है, वो वस्तु कहां स्थित है, क्षैतिज रेखा से ऊपर। तो चूंकि वस्तु को मिलाने वाली रेखा, व्यक्ति या प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा दोस्तों दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, दृष्टि रेखा। उस वस्तु को इस व्यक्ति की आंख से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। पृथ्वी तल के जाने वाली, पृथ्वी तल के समांतर जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण, उस स्थिति में जब वस्तु कहां स्थित है, ऊपर, उस स्थिति में बनने वाला कोण क्या कहलाता है दोस्तों, उन्नयन कोण कहलाता है। जब वह वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, सीधा सीधा समझ सकते हो कि जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को जो क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, यानी कि क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को ऊपर उठाता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है दोस्तों, उन्नयन कोण कहलाता है। और यही वस्तु कहां स्थित है, क्षैतिज रेखा से नीचे। पृथ्वी तल, व्यक्ति यहां खड़ा है, पृथ्वी तल के समांतर ये रेखा क्षैतिज रेखा, वस्तु कहां स्थित है, क्षैतिज रेखा से नीचे। वह व्यक्ति अपनी आंख को क्या करेगा, क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर झुकाएगा दोस्तों, नीचे की ओर झुकाएगा। उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा, अवनमन कोण होगा दोस्तों। क्या होगा, अवनमन कोण होगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। उस कोई वस्तु है, वस्तु से व्यक्ति की आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, पृथ्वी तल के समांतर जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा। अगर वस्तु ऊपर स्थित है, क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण। और वस्तु अगर नीचे स्थित है और व्यक्ति नीचे देख रहा है वस्तु को देखने के लिए, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 96 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 96 मीटर है। अब इस मीनार के एक ही ओर स्थित दो कार हैं, एक बिंदु सी पर है, एक बिंदु डी पर है। और इसके शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से, भाई ऊपर से अब क्षैतिज रेखा तो ये हो जाएगी पृथ्वी तल के समांतर। अब नीचे की ओर देखेगा व्यक्ति, क्षैतिज रेखा ऊपर हो गई, वस्तु नीचे हो गए, दृष्टि रेखा नीचे की तरफ। अब क्षैतिज रेखा और वस्तु के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण। पहले कार्य के लिए अवनमन कोण कितना दोस्तों, अल्फा है। और दूसरी कार्य के लिए अवनमन कोण कितना है दोस्तों, बीटा है। कितना है, बीटा है। अब देखिए दो समांतर रेखाएं, एक रेखा यहां इसको काट रही है, तिर्यक रेखा हो गई, ये कोण इसके बराबर होता है। आपको याद होगा ये वाला कोण इसके बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण होते हैं दोस्तों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा दोस्तों, अल्फा होगा। ये कोण भी आपका अल्फा होगा। ये बीटा है तो ये कोण भी आपका कितना होगा, बीटा होगा। बिल्कुल कितना होगा, बीटा होगा दोस्तों। यानी सी पर जो कोण बन रहा है वो अल्फा है, बी पर जो कोण बन रहा है वो बीटा है। अल्फा बीटा, यानी शीर्ष से जब देखेंगे कार को
तो अवनमन कोण होगा, और जब कार से देखेंगे शीर्ष को तो वही उन्नयन कोण होगा। दोस्तों ऊपर वस्तु देखने के लिए क्षैतिज रेखा से ऊपर आंख को उठाते हैं, उन्नयन कोण। नीचे स्थित वस्तु है, क्षैतिज रेखा से नीचे आंख को करते हैं देखने के लिए वस्तु को, अवनमन कोण। नीचे स्थित वस्तु को देखेंगे क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा बनने वाला कोण अवनमन कोण। ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। आइए सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आइए हल करते हैं दोस्तों। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नोट्स लेके बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप अच्छी रिवीजन कर सको, अच्छी तैयारी कर सको, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दिया क्या है, सबसे पहले मान लिया कि ए बी एक 96 मीटर ऊंची मीनार है। भाई दिया तो है 96, लेकिन वो कौन सी मीनार है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ए बी। माना ए बी एक 96 मीटर ऊंची मीनार है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माना ए बी एक 96 मीटर ऊंची मीनार है, ऊंची मीनार है दोस्तों, 96 मीटर ऊंची मीनार है। ओके, आइए आगे बढ़ लेते हैं। दिया क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/4, tan बीटा इज इक्वल टू 1/7। ये सब ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि पहला कार कहां है, माना पहली कार बिंदु सी पर। आई होप आप सारी चीजें आपको फिगर में दिख रही होंगी, बस उसी को लिखना है। माना पहली कार बिंदु सी पर, माना पहली कार बिंदु सी पर और दूसरी कार बिंदु डी पर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें अच्छे से समझिएगा। माना पहली कार बिंदु सी पर तथा दूसरी कार बिंदु डी पर है दोस्तों। अब सी के लिए तो अल्फा बन रहा था, डी के लिए तो बीटा बन रहा था। आइए देख लेते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी, तब त्रिभुज अल्फा कहां बन रहा है भाई, यहां बन रहा है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। किसी समकोण त्रिभुज में tan किससे रिस्पेक्ट में होता है, किसके रिस्पेक्ट में, लंब बटे आधार, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो इस सी कोण के लिए tan अल्फा के लिए, सी पर अल्फा बन रहा है भाई, अल्फा कोण के लिए लंब कौन है, सम्मुख कौन है, ए बी है, और संलग्न कौन है, बी सी है। तो लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, tan अल्फा बराबर ए बी बटे बी सी हो गया मेरे दोस्तों। tan अल्फा का मान दिया है 1/4 और ए बी का मान दिया है कितना, 96। भाई मीनार कितनी ऊंची है, 96 मीटर ऊंची है। बीसी डिस्टेंस नहीं पता है, आइए बीसी निकाल लेते हैं दोस्तों। बीसी बराबर हो गया 96 गुणे 4, 96 गुणे 4। चलिए गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से। आइयो आप सबको मल्टीप्लाई आ रहा होगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 2 38 हो गया 384 मीटर। ओके, क्लियर है। बीसी, ये बीसी दूरी कितनी है दोस्तों, 384 मीटर है। बीसी कितनी है, 384, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 2 38 हो गया। बीसी बराबर 384 मीटर। इसी प्रकार दोस्तों हम कौन सा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, वहां भी तो tan बीटा बन रहा है। तो tan बीटा बराबर सेम प्रोसेस, अल्फा के लिए भी वही लंब है और बीटा के लिए भी वही लंब है, यानी कि 96 बटे ए बी डी, 96 बटे बी डी हो गया। लंब बटे आधार ए बी बटे बी डी, ए बी का मान 96, बी डी का मान नहीं पता, लिख लीजिए बीडी। tan बीटा कितना मेरे दोस्तों, 1/7, 1/7 बराबर 96 बटे बीडी। बीडी बराबर कितना हो गया, 96 गुणे 7। चलिए गुणा कर लीजिए, चेक कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 7 6 42 हो गया, हासिल 4, 7 9 63 और 4 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 67 मीटर। कहने का मतलब जो डी कार्य है वो आधार से, मीनार के आधार से 672 मीटर दूर है और सी कार आधार से 384 मीटर दूर है।
आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। सी कार आधार से 384 मीटर दूर है और डी कार आधार से 672 मीटर दूर है, तो क्यों ना डी की दूरी सी की दूरी से घटा दे, तो क्या दोनों कारों के बीच की दूरी नहीं मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी। अतः दोनों कारों के बीच की दूरी, अतः दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों कारों के बीच की दूरी दोस्तों, दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो दूरी क्या है? वो डीसी है, तो डीसी बराबर होगा दोस्तों बीडी माइनस बीसी, बीडी माइनस बीसी, सॉरी बीडी माइनस बीसी, सही है। बीडी बराबर बीसी, बीडी माइनस बीसी हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, बीडी कितना है, डी वाले कार की दूरी कितनी है, डी जो डी पर है वो कार वो आधार से कितना दूर है? अभी हम लोगों ने निकाला है दोस्तों 672, और ये कितना है 384, तो 672 माइनस 384, 672 माइनस 384 घटा लीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8 हो गया, 16 में से 8 जाएगा 8 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2। जी बिल्कुल, दोनों कारों के बीच की दूरी 288 मीटर, दोनों कारों के बीच की दूरी दोस्तों 288 मीटर है। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। दोनों कारों के बीच की दूरी 288 मीटर। डी जो डी बिंदु पर कार है वो आधार से 672 मीटर दूर है। सी जो सी बिंदु पर है वो 384 मीटर दूर है। दोनों कारों के बीच की दूरी 288 मीटर। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है कि दिए समीकरण को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं और कहा गया है इसमें कि इन दोनों समीकरणों को लीनियर इक्वेशन में बदल करके हल कीजिए, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या, समीकरण क्या क्या है। पहला समीकरण है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। दूसरा इक्वेशन हमारा है 1/2 इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8 माइनस का 1/8 है दोस्तों। आई होप दोनों इक्वेशन आप देख चुके होंगे। इनको हल करना है लीनियर इक्वेशन में चेंज करके, रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करके इनको हल करना है दोस्तों। अब देखिए, आइए हल करते हैं दोस्तों। आइए इनकी सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पे जो चीजें हैं 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई मैच कर रहा है, 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई मैच कर रहा है दोस्तों। बट क्या दिक्कत है कि दूसरे समीकरण में यहां पे 1/2 हो गया। चीजें वही हैं, बस यहां पे 1/2 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 से क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें रैखिक युग्म बनना दोस्तों। आइए करते हैं दोस्तों। माना कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू। ध्यान दीजिए, मान लिया कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपको x और y का मान निकालना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन लिया गया है। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u मान लिया और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू भी मान लिया दोस्तों। हमने दोनों को मान लिया क्योंकि दोनों चीजें दोनों समीकरणों में कॉमन थी। 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई दोनों समीकरणों में, दोनों इक्वेशन में ये दोनों चीजें कॉमन थी, इसलिए हमने u और v मान लिया, कोई दूसरा वेरिएबल मान लिया u और v दोस्तों। अब पहला इक्वेशन जो था उसका रूप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा देखने में, u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। आपको समझ में आ रहा है ना, u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। कैसे हो गया, ये डिवाइड में था, इधर आएगा भाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा, u में होगा 4u, v में होगा 4v इज इक्वल टू 3। 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3 हो गया दोस्तों। इस इक्वेशन की बात कर ले जो इधर दिया था 1/2 और इन सबको तुमने u में लिख दिया, तो ये इसको हम साफ साफ केवल लिख सकते हैं कि u/2।
आइए समझ में आ रहा है भाई। 1/3x प्लस वाई को हमने तो u माना है, तो ये u/2 हो गया, माइनस ये v/2 हो जाएगा। सारी चीजें वही हैं, ये v/2 हो गया। आगे आगे हो गया दोस्तों माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 हो गया। यहां से देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो u माइनस v/2 हो गया, ये डिनोमिनेटर सेम है, u माइनस v/2 हो गया और माइनस का 1/8। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अब देखिए कैसे करोगे, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u माइनस बी इज इक्वल टू 2/8 माइनस का 1/4 यानी कि माइनस 1/4। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों। 4u माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस का 1। आई होप समझ में आ रहा होगा। जब हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया तो 4u प्लस 4b इज इक्वल टू 3 मिला है। दूसरे इक्वेशन से हमको 4u माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 मिला है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हल करके हमें u और v का मान पहले पता करना है, तब जाके यहाँ पे आ पाएंगे। चलिए दोस्तों, मान लिया कि ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यहां से मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, भी वाला कॉफिशिएंट सेम है, 4 पोल पर सिंबल का डिफरेंस है, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, 4u प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4u प्लस 4b इज इक्वल टू 3 है, 4u माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1 है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पहले लिख लीजिए उसके बाद जोड़ लीजिएगा, बस आगे बढ़ लीजिए। देखते हैं दोस्तों क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको। यहां से जोड़ रहे हैं, प्लस 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 माइनस माइनस हो गया, माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 4 4 कितना हो गया, 8u हो गया, 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा, घट जाएगा। u बराबर 1/8 2/8 हो गया, 1/4 कहने जा रहा था, मैंने डायरेक्ट काट दिया था, थोड़ा चेंज करेंगे, 2/8 हो गया पहले और 1/4 हो गया, यानी कि 1/4। u की वैल्यू 1/4, u की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, u/1/4 आ गई। अब चलिए v की वैल्यू पता कर लें। आइए समीकरण 1 दिख रहा है आपको, समीकरण 1 दिख रहा है आपको, देखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्तों u का मान कितना आया है, 1/4 आया है, तो ये हो गया कुल मिला के 4 इंटू 1/4 और प्लस का 4 भी इज इक्वल टू 3, यही तो होगा ना। u का मान हमने रख दिया, ये 4 4 कैंसिल आउट, ये बचेगा 4b, प्लस में उधर जाएगा माइनस में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, u की वैल्यू 1/4, v की वैल्यू 1/2, u की वैल्यू 1/4, v की वैल्यू 1/2। बट हमें क्या u और v पता करना था जी, नहीं, हमें तो x और y चाहिए, हमें तो x और y चाहिए दोस्तों। आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी, यहां तक की सारी चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं। एक्सिस के लिए इस चीजों को मिटा दूंगा मैं, देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। u की वैल्यू 1/4, v की वैल्यू 1/2, बट हमने u बराबर क्या माना है, 1/3x प्लस वाई, सो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 हो गया। फाइनली u की वैल्यू 1/4 आई थी, तो u की वैल्यू हमने तो 1/3x प्लस वाई बराबर u माना था, तो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4 हो गया। और यहां पे क्या हो गया, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि v की वैल्यू 1/2 आई है। सब चीजें समझ में आ रही, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा दोस्तों। ये इक्वेशन 3 हो गया आपका और ये इक्वेशन 4 हो गया। ये समझ में आया होगा, हमने रिवर्स कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही मिलेगा, रिवर्स कर देंगे तो भी यही मिलेगा। अब 3 और 4, भाई यहाँ पे सेम कोएफिशिएंट, सिंबल चेंज, 3 और 4 इक्वेशन 3 प्लस 4, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, जोड़ रहे हैं, कैंसिल हो गया, भाई कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6x हो गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, 6/6, x बराबर 1 आ गया। x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 1। क्या y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आज ये इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 3,
फ्रॉम इक्वेशन 3 दोस्तों, तीसरे समीकरण से x का मान 1 आया है तो 3 गुणे 1 प्लस y बराबर कितना 4, 3 एकम 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर कितना दोस्तों 1, यानी x बराबर 1 और y बराबर 1। फाइनली एक्सओ की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आ गई दोस्तों। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 दोस्तों, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।